हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों को लेट्स स्टडी टुगेदर चैनल पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम तेलंगाना स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले ऑलरेडी हम प्रैक्टिस नंबर 7 कर चुके हैं। अगर आप लोगों को यूज़फुल लगे तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तेलंगाना स्टेट के प्रीवियस ईयर जो पिछले साल में पूछे गए हैं क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस रिपीटेडली आस्क हुआ है वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग को पता है, हम डेली 10 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे पास ये देखिए, कुछ देख सकते हैं 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं और विथ एक्सप्लेनेशंस। ओके, आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी, अगर आप लोगों को मेरे क्लास अच्छा लगे तो, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर फर्स्ट को। क्या है हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आंसर? दिस गवर्नमेंट हैज़ 2 और मोर लेवल। कौन सा गवर्नमेंट 2 और मोर लेवल्स पे है? फेडरल, यूनिटरी, डिक्टेटरी, coalitions. Which government has 2 or more than levels? Which one? Our correct option is option number A. What was that? Federal government. Federal government is also called as 2 or more levels of government. Okay. So India is one of quasi-federal. That means quasi. Not a totally. We cannot say that India is federal system. India is quasi federal form of government. Okay, हम देखेंगे फेडरल सिस्टम क्या है। फेडरल सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेमी ऑटोनोमस स्टेट प्रोविंसेस। क्या बोले गए हैं यहाँ पे? फेडरल सिस्टम मीन्स कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेमी ऑटोनोमस स्टेट प्रोविंसेस, कुछ सेंट्रल के पास है और कुछ स्टेट के पास है। हमारे यहाँ पे क्वासी फेडरल क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हमारे सेंट्रल लेवल के पास पावर थोड़ा ज़्यादा है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थोड़ा कम है। ओके, इसलिए हम हमारे गवर्नमेंट सिस्टम को हम क्वासी फेडरल कहते हैं। नॉट ए टोटली फेडरल सिस्टम, क्वासी फेडरल सिस्टम। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड अनदर वन इज यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट इज मीन्स यूनिट मीन्स होल, जिसका कोई स्टेट के पास पावर नहीं रहेगा, ओनली सेंट्रल लेवल, अपर लेवल के पास एक ही पावर रहेगा, उसे हम यूनिटरी कहेंगे। ओके, डिक्टेटरी मीन्स क्या है? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ए पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैव ए एब्सोल्यूट पावर विथ नो चंक्स एंड बैलेंस। क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट पावर किसके पास है? किसके पास है एब्सोल्यूट पावर? स्मॉल ग्रुप और ए पर्सन। दैट मीन्स थोड़े लोगों के पास एब्सोल्यूट पावर है, सबके पास नहीं है। सब गवर्नमेंट में नहीं बोलते हैं। जो सम ग्रुप ऑफ पीपल एंड और ओनली वन पर्सन कुछ तो भी डिसीजन लिए तो वो डिसीजंस पूरे सिटीजन्स फॉलो करना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डिक्टेटरशिप कहेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, कम टू अनदर वन। व्हाट वाज दैट? कोलिएशंस। कोलिएशंस मीन्स कोलैबोरेट करना, मिलजुल करना। कोलिएशन, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स करते हैं, उसे हम कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शंस क्या रहेगा? यहाँ पे 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट। फर्स्ट का यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए। नेक्स्ट, कम टू सेकंड क्वेश्चन। परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ सर्क इज लोकेटेड वेयर? न्यू दिल्ली, इंडिया, ढाका, बांग्लादेश,
काठमांडू नेपाल, कोलंबो श्रीलंका। कहाँ पे है? किसके? सार्क के हेडक्वार्टर्स। पहले हम देखेंगे सार्क किसे कहते हैं। सार्क इज फुल नेम ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस। ओके, इसका मेंबर कौन कौन है? द मेंबर स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ओके, सम मेंबर्स ऑफ द 7 स्टेट्स। 7 स्टेट है इसके मेंबर्स है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। ओके, कब एसोसिएट हुआ था ये सार्क? 12 सितंबर 2024। सो ये आज का ये जब हम किए थे। ओके, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। ओके, वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ सार्क इज लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड ऑन काठमांडू, नेपाल। सेकेंड का क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शंस बी, सॉरी सेकेंड का क्या रहेगा? सेकेंड का सी। ओके, सेकेंड का सी। नेक्स्ट कम टू थर्ड क्वेश्चंस। क्या है? बाय टीचिंग जियोग्राफी द टीचर कैन डेवलप दिस स्किल्स अमंग लर्नर्स। क्या क्या? मैप, ऑब्जर्वेशनल, फील्ड स्टडी, टाइम प्रोस्पेक्टिव्स। ओके, सो ये क्वेश्चंस, थर्ड का जो क्वेश्चन है ये पेडोलॉजिकल क्वेश्चन है। एक टीचर्स जियोग्राफी को पढ़ाने के लिए कौन सा स्किल्स बच्चों में डेवलप कर सकते हैं? ऑप्शंस कौन सा रहेगा इसका? ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। ABC, ACD, BCD या ABCD, पूरे ऑप्शंस। तो यहाँ पे थर्ड का क्या रहेगा? ऑब्वियसली थर्ड का यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबोव। ये पूरे फीचर्स को जियोग्राफी पढ़ाने के बाद हम पूरे स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जियोग्राफी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? हम कौन सा भी स्टेट या कौन सा भी कंट्रीज़ के जियोग्राफी पढ़ाने के टाइम हम मैप यूज़ करते हैं। तो ये स्टेट यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टोटल हमारे ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड पे यहाँ से यहाँ पे ये इक्वेटर, फिर यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकन, टॉरिड जोन, ऐसा हम पढ़ाते हैं। तो इससे बच्चों को मैप के नॉलेज भी आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्व करते हैं, पूरे ये टोटल मैप को देख के ऑब्जर्व करते हैं, पूरे देखते हैं ध्यान से। ओके, नेक्स्ट फील्ड स्टडी। कहीं हम घूमने लेके भी जाते हैं, कुछ रिवर्स को दिखाने के लिए, वाटरफॉल दिखाने के लिए हम लेके जाते हैं। तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे फील्ड स्टडी भी कर सकते हैं। टाइम प्रोस्पेक्टिव मीन्स क्या है? एक टाइम, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, क्या गेस कर सकते हैं। ऐसा टाइम भी हम उसको बता सकते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? थर्ड का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये पूरा ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएगा। मैप भी, ऑब्जर्वेशन में, फील्ड स्टडी एंड टाइम प्रोस्पेक्टिव, ऑल आर कम्स अंडर टू टीच जियोग्राफी। वी डेवलप all of the skills over here. Okay, next come to fourth questions. So यहाँ पे देख सकते हैं हम टाइम प्रोस्पेक्टिव क्या है। टाइम प्रोस्पेक्टिव मीन्स फोकस ऑन पास्ट में क्या, पॉजिटिव में देखना, नेगेटिव में देखना। फिर नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रेजेंट में अभी क्या हो रहे हैं, किस में डेवलप हो रहे हैं, किस में फेलियर हो रहे हैं। और फ्यूचर में हम कैसे उसको और अच्छे से बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना। ओके, सो उसे हम क्या कहेंगे? टाइम प्रोस्पेक्टिव कहेंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट फोर्थ का क्या है यहाँ पे? इंडस्ट्रीज, रेडियो स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा बिलोंग्स टू दिस रिसोर्सेज। ये कौन से रिसोर्सेज पे आएगा? ये पूरे ऑप्शंस क्या है? नेचुरल, ह्यूमन मेड, प्रिंटेड, artificial. Which one is correct answer over here? Yes, anyone know this? यहाँ पे हमारा ऑप्शंस क्या रहेगा? ह्यूमन मेड।
क्या रहेगा यहाँ पे, ह्यूमन मेड। इंडस्ट्रीज, रेडियो स्टेशन, इंडस्ट्रीज भी एक ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं, नॉट ए नेचुरल। नेचर से हम कुछ हेल्प लेके उसे हम बनाते हैं। और रेडियो स्टेशन ऑल्सो सेम। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ये पूरा ह्यूमन मेड, ह्यूमन ने बनाया हुआ है, ऑलरेडी नेचर में नहीं था। नेचर में क्या रहता है, फॉरेस्ट, रिवर, वाटरफॉल, ये पूरे रिवर का, नेचर का देन है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये पूरे ऑप्शंस ह्यूमन मेड, ह्यूमन ने बनाया है उसे, प्रिंटेड नहीं है, आर्टिफिशियल भी नहीं है। सो ऑप्शन हमारा फोर्थ का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ईजी है क्वेश्चंस का आंसर्स। ऐसे भी देखिए, एग्जामिनर कभी भी एकदम हार्ड क्वेश्चन आंसर नहीं डालते और एकदम इजी क्वेश्चन आंसर भी नहीं डालते हैं। कभी कभी पूरे मिक्स रहते हैं, कुछ एक 5 क्वेश्चन आंसर कुछ टिपिकल हार्ड टाइप दिए तो कुछ मॉडरेट भी रहते हैं, कुछ इजी टाइप भी रहते हैं। सो ऐसे नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन आंसर आते हैं इसे हम छोड़ देंगे। जो क्वेश्चन आंसर हम छोड़ देते हैं वही क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम सेंटर में हम रुक जाते हैं, हमारा जल्दबाजी में वही क्वेश्चन आंसर हमारा रॉन्ग हो जाते हैं। सो वी मस्ट सी दिस इजी टाइप क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ पे फोर्थ का ऑप्शन क्या रहेगा, बी, human made resources. This question is also comes under pedagogical questions. नेक्स्ट फोर्थ का रहेगा, among the following strategies which one is more useful to teacher to explain the concept of child labor and its consequence in the classroom. अगर एक टीचर चाइल्ड लेबर एंड उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में एक क्लास में बताते हैं तो कौन सा एक्सप्लेनेशन, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छा रहेगा, डिस्कशन मेथड्स, ऑब्जर्वेशन मेथड्स, सर्विंग मेथड्स, टीम वर्क मेथड्स को, विच वन इज़ बेस्ट टू टीच चाइल्ड लेबर एंड उसके कॉन्सिक्वेंसी, क्यों चाइल्ड लेबर बढ़ रहे हैं, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, कौन सा एक्शंस गवर्नमेंट लिए तो चाइल्ड लेबर कम होगा, कौन सा फ्यूचर्स डाले तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर बेस्ट रहेगा फिफ्थ के। सो करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, डिस्कशन मेथड्स। हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड लेबर्स डे बाय डे क्यों बढ़ता जा रहा है और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा एक्शंस ले रहे हैं, जैसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द एज ऑफ 6 to 18 ईयर्स अप टू 6 to 10th क्लास तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशंस दिए गए हैं। और डिसेबल्ड पर्सन्स, डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए भी कुछ तो भी एक्ट बनाए गए हैं। और वुमेन एजुकेशंस, ये पूरे कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्कीम्स निकल रहे हैं, उसे हम पूरा क्लास में डिस्कस कर सकते हैं करके। चाइल्ड लेबर और उसके उसके पॉजिटिव नेगेटिव पूरे उसके हम डिस्कस करके बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में देख के, ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा अच्छा, अभी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें तो करने से अच्छा यहाँ पे डिस्कशन मेथड्स अच्छा रहेगा। सर्वे मेथड्स मीन्स सर्वे करना, उसके पास जाके उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे, उससे अच्छा हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। टीम वर्क मीन्स कुछ बच्चों को टीम बनाना, ऐसे 10-15 मेंबर्स को टीम बना के उसे एक टॉपिक देना और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना, उसके बारे में सर्वे करना, उसके बारे में रिकॉर्ड्स लिखना, प्रोजेक्ट वर्क देना, उसे हम टीम वर्क कहते हैं। ओके, सो ऑल ओवर हियर यहाँ पे फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौन सा है, ऑब्जर्वेशन मेथड्स। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कम टू सिक्स्थ क्वेश्चंस। यस, यहाँ पे सर्विंग स्टडी क्या है? सर्विंग स्टडी इज़ व्हेन ए टीचर और सुपरवाइजर हेल्प ए ग्रुप और ए क्लास स्टडी और प्रिपेयर लेसन। दैट मीन्स सर्वे मीन्स सुपरवाइजर। सुपरवाइजर यहाँ पे कौन है? टीचर है। टीचर सुपरवाइज करेगा, देख रेख करेगा ग्रुप्स को और क्लास को, कैसे बच्चे काम कर रहे हैं, कैसे बच्चे अपने टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं, वो
सुपरवाइज करेगा और उसे गाइडेंस देगा, उसे हम सुपरवाइजिंग स्टडी कहते हैं। तो यहाँ पे वो तो नहीं आएगा, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, डिस्कशन मेथड्स रहेगा एज पर आवर तेलंगाना स्टेट आंसर की। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम टू 6th क्वेश्चन। By conducting the parent-teacher association meeting at the school to discuss an academic issue, the teacher has take the community to school, conduct the school camp, collected donations from secondary resources। कौन सा यहाँ पे करेक्ट रहेगा? दिस वन ऑल्सो ये पेडोलॉजिकल क्वेश्चन। सो आज हम यहाँ पे पेडोलॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही डिस्कस करे हैं। टॉपिक 1-2 स्टार्टिंग 2 या आई थिंक 2 क्वेश्चन आंसर जियोग्राफी के सब्जेक्ट में था और 3 और कंटिन्यूसली 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे पेडोलॉजी के डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स एंड टीचर मीटिंग में हम कौन सा मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं? टेक द स्कूल टू कम्युनिटी, कौन सा यहाँ पे करेक्ट रहेगा? स्कूल को हम कम्युनिटी में कैसे ले जाएंगे? स्कूल तो एक प्लेस में रहेगा, चाहे तो हम कम्युनिटी को स्कूल में बुला सकते हैं, पेरेंट्स को हम स्कूल में बुला सकते हैं, लेकिन पूरे बच्चों को, पूरे टीचर्स को हर एक पेरेंट्स के पास कैसे लेके जाना? दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल ना। टेक द कम्युनिटी टू स्कूल, यस ये हम कर सकते हैं। कम्युनिटी को स्कूल में बुला सकते हैं, पेरेंट्स को स्कूल में बुला सकते हैं। बच्चों के कौन सा भी स्टडी के बारे में, करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करना है तो पेरेंट्स को हम स्कूल में बुला सकते हैं, लेकिन स्कूल पूरे स्कूल के एसोसिएशंस को कम्युनिटी के पास कैसे ले जा सकते हैं? फर्स्ट का तो कैसे भी करेक्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। कंडक्ट द स्कूल कैंप, स्कूल में एक कैंप बिठाना वो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट स्वीटेबल आंसर यहाँ पे क्या रहेगा हमारे? बी, ऑप्शन नंबर बी। कलेक्टेड डोनेशन फ्रॉम द सेकेंडरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज से डोनेशन कलेक्ट करना। सेकेंडरी रिसोर्सेज, प्राइमरी रिसोर्सेज के बारे में ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो मैं यहाँ पे और एक बार डिस्कस करके हमारा वीडियोस, हमारे क्लासेस को और लेंदी नहीं करना चाहती हूँ मैं। सो यहाँ पे 6th का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। Is that clear all of you? Next, come to 7th question. In these evaluations, the teacher can measure the learning outcomes of the student at the end of the year. So यहाँ पे हमारा की पॉइंट्स क्या है देखो एक बार। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द कोर्स, पूरे क्लास, पूरे एंड ऑफ द कोर्स, पूरे कोर्स के लास्ट में जो हम इवोल्यूएट करते हैं बच्चों को, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, क्या कहेंगे यहाँ पे? यस, दिस इज़ वेरी इजी आंसर। अगर यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक के बारे में थोड़ा तो भी मालूम है तो आप यहाँ पे आंसर को इजीली कैचअप कर सकते हो। यहाँ पे हमारा 7th का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, समेटिव असाइनमेंट्स। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? 7 का ऑप्शंस क्या है? समेटिव असाइनमेंट्स। फॉर्मेटिव मीन्स हम क्लास में, हम कोर्स के, हम लेसन्स के बीच बीच में क्वेश्चन को पूछना, बच्चों को जज करना, बच्चों को एवोल्यूएट करना, बच्चों से उसके बारे में डिस्कस करना, उसे हम फॉर्मेटिव बोलते हैं। जो ईयर लॉन्ग, जो ईयरली ऑल ओवर द क्लासेस चलते हैं, जो हम पढ़ाई के साथ साथ एवोल्यूएट करते हैं, उसे हम फॉर्मेटिव बोलते हैं। लेकिन समेटिव हमेशा एंड में बच्चों को एवोल्यूएट करते हैं, उसे हम समेटिव असाइनमेंट्स कहेंगे। ओके, यस, 7th का आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 9th, as per the continuous comprehension evaluation, the teacher can conduct the following activity without prior intimations to the student in the classroom. एक टीचर CCE कब करेगा? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बच्चों को प्रियर इंटीमेशन, बच्चों को हम पहले से इंटीमेट ना करते हुए हम बच्चों को एवोल्यूएट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट वर्क, होमवर्क, स्लीप टेस्ट, यूनिट टेस्ट, क्या कहेंगे हम उसे? उस टाइप को
उस टाइप के एवोल्यूशंस को क्या कहेंगे हम? स्लिप टेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्लिप टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सो कंटिन्यूअस comprehension evaluation is one of important evaluations to the टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हम कंटिन्यूअस बच्चों को एवोल्यूट करते हैं उसे हम CCE कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे स्लिप टेस्ट रहेगा। स्लिप टेस्ट मीन्स क्या है? बच्चों को हम पहले से इंटीमेट नहीं करते हैं। बच्चों का आप लोग 8-10 क्वेश्चन आंसर पढ़ के आना, उसको मैं नेक्स्ट डे स्लिप टेस्ट लूँगी बोल के ऐसा इंटीमेट नहीं करना। ऐसे ही लेसन्स को पढ़ाना, जस्ट लेसन के कंप्लीट होते ही बच्चों को स्लिप टेस्ट लगाना, बच्चों को एवोल्यूट करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्लिप टेस्ट। उसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस एवोल्यूशंस। जब चाहे तब हम बच्चों को एवोल्यूट, बच्चों को हम जांचना कहाँ तक बच्चे सीख पाए हैं और उससे फीडबैक देना, उसे हम CCE मेथड्स कहेंगे। यूनिट टेस्ट मीन्स एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद जो टेस्ट लेते हैं उसे हम यूनिट टेस्ट कहते हैं। होमवर्क में जो घर पे करते हैं, प्रोजेक्ट मीन्स हम एक टॉपिक देते हैं, वो टॉपिक के बारे में बच्चे और पूरे रिकॉर्ड्स लिखना, उसके बारे में कैसे तो भी इंफॉर्मेशन लेके आके उसे कलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट बनाना, उसे हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। तो यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं रहेगा। यहाँ पे ऑप्शंस हमारा क्या रहेगा? 8 का C रहेगा, स्लिप टेस्ट। नेक्स्ट कम टू 8th क्वेश्चन। The book The Idea of Justice was the contributions of social scientist is who? अमर्त्य सेन, मार्क्स वेबर, कार्ल मार्क्स, चाणक्य। कौन रहेगा यहाँ पे? कौन सा बुक का नाम क्या है? द आइडिया ऑफ जस्टिस। किसने लिखा है यह बुक? अमर्त्य सेन। 9th का ऑप्शन क्या रहेगा? अमर्त्य सेन। दिस इज ए फैक्चुअल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर भी पूछते हैं। सो ये यू मस्ट रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम लोगों को बस याद कर लेना और कुछ नहीं, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये बुक्स किसने लिखा? बस सीधा अमर्त्य सेन ने लिखे। ये इस टाइप को क्वेश्चन आंसर को हम एग्जाम में फंस जाते हैं। अगर आपको याद है तो ओके, नहीं याद है तो 1 मार्क चला गया, ऐसे समझ लेना। सो अमर्त्य सेन के बारे में देखिए। यहाँ है अमर्त्य सेन के पिक्चर। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अमर्त्य सेन इज ए फेमस ऑफ हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्या है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फॉर विच ही वॉज अवार्ड इन 1989 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इंक्लूडिंग हिज डेवलपमेंट ऑफ मोर sophisticated measures in poverty for his work one of causes and preventions of famines। सो यहाँ पे जो फेमिन्स आया था बंगाल में 1977 में, वो फेमिन्स के बारे में अमर्त्य सेन बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करे हैं। ओके, और इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1989 में। ये वहाँ कौन था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स को सुधारने वाला था। ओके, सो यहाँ से ऑलरेडी CTET सेंट्रल टेट में ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। ओके, फेमिन्स के, बंगाल फेमिन्स के बारे में, बंगाल फेमिन्स को किसने अच्छे से एक्सप्लेन किया? सो आंसर वहाँ पर भी अमर्त्य सेन था। और एक पेपर में, और एक क्वेश्चंस पेपर में सेंट्रल स्टेट के पूछा गया था फेमिन्स, बंगाल में फेमिन्स कब आया था? बंगाल में फेमिन्स 1977 में आया था। ओके, कम टू 10th क्वेश्चन। By teaching the life story of social scientists, freedom fighters and social reformers, the social studies teacher can develop mainly in this value among the student। एक social teachers सोशल साइंटिस्ट के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, फ्रीडम रिफॉर्मर और फ्रीडम रिफॉर्मर मीन्स सोसाइटी को सुधारने वाला, फ्रीडम फाइटर्स आज़ाद दिलाने वाला, और सोशल साइंटिस्ट
के बारे में अगर एक बच्चा उसके स्टोरीज को पढ़ेगा तो इसमें से कौन सा स्किल्स डेवलप होगा बच्चों को? साइकोलॉजिकल, कल्चरल, वोकेशनल, इंस्पिरेटिव। ऑब्वियसली बच्चे वहाँ पे इंस्पायर्ड होगा। 10th का ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। एक बच्चा अगर सोशल साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेगा, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और सोशल समाज सुधारक के बारे में पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी जागरूकता, उसके अंदर भी इंस्पायर्ड होगा। उसने जैसे एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, उन लोगों के बारे में अगर बच्चों को हम स्टोरी सुनाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे उन लोगों से इंस्पायर्ड होके आगे जाके वहाँ एक अच्छा नागरिक, एक गुड सिटीजन्स बनेगा। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, तो ये था आज का हमारा 10 क्वेश्चन आंसर। आप यहाँ पे उसके आंसर्स भी देख सकते हैं। ओके, सी हियर, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस को अच्छा लगा हो तो अगर आप चाहते हो मैं ये क्लासेस कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट क्लास।